Everyone, welcome to my channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of monetary policy. This is very important topic from the examination point of view. Let's start. What is monetary policy? Monetary policy is that policy in which the central bank of a country control the money supply, availability of money, cost of money, कॉस्ट ऑफ मनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इन अ मार्केट टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स. Different countries have different central bank names. In India, its name is RBI. In USA, its name is Federal Reserve System. In UK, its name is Bank of England. In simple words, the central bank control the money supply in the market in the situation of inflation or deflation. Next, techniques, tools and instruments of monetary policy. There are two types of techniques, quantitative and qualitative. Quantitative techniques are those techniques in which the central bank control the money supply of the whole economy. It is not related to a particular sector. Quantitative techniques include bank rate. This is the first technique. Bank rate is that rate at which the commercial banks borrow the money from the central bank. देखिए, मार्केट में दो तरह की सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. जब इन्फ्लेशन होता है तो देयर इज ए नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी. हमें मार्केट में पैसे को कम करना होता है, और डिफ्लेशन में हमें मार्केट में मनी सप्लाई पैसे को बढ़ाना होता है. तो आप देखिए कि कैसे जो है सेंट्रल बैंक इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट. देखिए, इन्फ्लेशन के केस में कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो इस टाइम पे द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट इन द मार्केट. जब सेंट्रल बैंक बैंक रेट को बढ़ाता है तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने से जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को लोन महंगे मिलते हैं, जिससे वो मार्केट में डिमांड कम करते हैं. डिमांड कम होने से प्राइसेस कम हो जाते हैं. डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, उसमें हमने मार्केट में पैसे को एक्सपैंड करना होता है, पैसा, ताकि पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा हो और डिमांड ज़्यादा हो. इस केस में हम बैंक रेट को कम कर देंगे. बैंक रेट कम होने से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देते हैं, तो जिससे लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाता है, लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, डिमांड ज़्यादा करते हैं. डिमांड ज़्यादा करने से प्राइसेस जो है मार्केट में बढ़ जाते हैं. सेकेंड वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इवन कंपनी शेयर इन अ मार्केट. तो इसमें भी दो ही सिचुएशन होती हैं, इन्फ्लेशन की और डिफ्लेशन की. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट में मेनली दो ही सिचुएशन मिलती है. इन्फ्लेशन में हमें प्राइसेस को कम करना है और डिफ्लेशन में हमें प्राइसेस को बढ़ाना है. दैट मीन्स हमें इन्फ्लेशन में हमेशा मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है और डिफ्लेशन में एक्सपैंड करना है. देखिए, जब मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है तो ओपन मार्केट, इस कंडीशन में सेंट्रल बैंक जो है सेल द सिक्योरिटी. जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, लाइक कमर्शियल पेपर्स, गोल्ड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वो सेल करना शुरू कर देते हैं. सेल करने से क्या होता है, पब्लिक के पास पैसा कम हो जाता है, पब्लिक के पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं, पैसा कम हो जाता है, तो पब्लिक क्या करेगी, डिमांड कम करेगी. डिमांड कम करने से प्राइसेस कम हो जाएंगे. और डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, हमें पैसे को एक्सपैंड करना है, तो गवर्नमेंट विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, खरीदेगी. खरीदने से क्या होगा, जो पैसा जो है लोगों के हाथ में, लोगों को पैसा देगी, पब्लिक के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, डिमांड ज़्यादा करेंगे और प्राइसेस.
Third point is cash reserve ratio. It is mandatory for all the commercial bank to keep a certain amount of their deposit to central bank in the form of cash. So in the case of cash reserve जो है, how the central bank will control the money supply in the market. In that situation, there will be always also two situation in the market which I told you earlier, inflation or deflation. देखिए, in the case of inflation, the central bank will increase the CRR. ये कैश रिजर्व रेशियो मैंने बताया आपको, ये सेंट्रल जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनको अपना कुछ प्रपोर्शन लाइक 20%, 10%, 5% जो है उनको एज ए रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है. इन्फ्लेशन के केस में द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द CRR. ज्यादा प्रपोर्शन रखना पड़ेगा. ज्यादा प्रपोर्शन रखने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक को लोन कम मिलेगा. कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो पब्लिक को पैसा कम देगा. जब पब्लिक के पास पैसा कम होगा तो पब्लिक डिमांड कम करेगी. डिमांड कम करने से क्या होगा, प्राइस कम हो जाएंगे. डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, द सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज द CRR. CRR में जो पहले 15% था अब वो 10% कर देगा. तो डिक्रीज करने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा. कमर्शियल बैंक विल गिव मोर लोन्स टू द पब्लिक और पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा. दे डिमांड मोर एंड प्राइसेस विल बी. नेक्स्ट वन इज SLR. SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. Statutory liquidity ratio means it is mandatory for all the commercial banks to keep some amount of cash itself. कैश रिजर्व रेशियो और SLR में क्या डिफरेंस होता है, CRR के केस में जो कमर्शियल बैंक है उसको कुछ अमाउंट रिजर्व में सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है. लेकिन SLR के केस में कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है. सिचुएशन वही दो होंगी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन के केस में द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द SLR. जो हम पहले 5% रखते थे अब हमें कितना रखना पड़ेगा, 10%. तो मार्केट में कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा. कमर्शियल बैंक पब्लिक को कम देंगे और डिमांड विल बी डिक्रीज और प्राइसेस विल बी डिक्रीज. और डिफ्लेशन के केस में SLR को बढ़ा देंगे. बढ़ाने से क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा होगा, इट डिमांड मोर एंड प्राइसेस विल बी इंक्रीज. नेक्स्ट वन इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. देखिए रेपो रेट क्या होता है. रेपो रेट इज दैट रेट एट दैट रेट द सेंट्रल बैंक गिव द लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स. देखिए यहाँ पे रेपो रेट और मैंने अभी आपको बैंक रेट बताया था, बोथ आर सिमिलर. दोनों में ही सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है. लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, इन द सेंट्रल बैंक विल गिव द लोन्स टू कमर्शियल बैंक. पॉइंट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. Repo rate is that rate at which the central bank lending the loans to commercial bank, or reverse repo rate at which rate the commercial bank will deposit the money to the central bank. तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के केस में कैसे जो है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा. तो देयर में बी टू सिचुएशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन के केस में वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई इन द मार्केट और डिफ्लेशन के केस में वी हैव टू एक्सपैंड. तो इन्फ्लेशन के केस में द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, जिससे कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा. कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलने से पब्लिक की डिमांड कम होगी. डिमांड कम होने से प्राइसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक के पास हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन के केस में मार्केट में पैसे को कम करना है. और डिफ्लेशन के केस में क्या है, द सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, और जिससे कमर्शियल बैंक को लोन
सस्ता मिलेगा, कमर्शियल बैंक आगे फर्दर जो है पब्लिक को लोन सस्ता देगी और डिमांड विल बी इंक्रीज और प्राइसेस विल बी इंक्रीज। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है। बैंक रेट और रेपो रेट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सिर्फ बैंक रेट में जो लोन मिलता है कमर्शियल बैंक्स को कुछ सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है लोन के अगेंस्ट, लेकिन रेपो रेट में आप बिना सिक्योरिटीज के जो है लोन ले सकते हो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। और एक डिफरेंस जो है बैंक रेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक रेट क्या होता है, जो डीलिंग सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में होती है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डीलिंग कमर्शियल बैंक और पब्लिक के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव टेक्निक्स। Qualitative techniques are those techniques in which the central bank control and regulate the money supply for a particular purpose. It is discriminative as nature. For example, government want to check the prices of wheat. In that situation, government instruct the commercial banks not give the loans as against wheat. The traders will not get the loan and the prices of wheat will be declining in the market. So in this way the central bank can check the prices of wheat in the market. There are different techniques in the qualitative techniques. Under that qualitative techniques, first one is marginal requirement of loan. Now here is what is margin. Margin is the difference between the value of security and amount of loan. सपोज हमारा मार्जिन 20% है तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, सिक्योरिटी की वैल्यू 100% है तो हमें लोन कितने का मिलेगा 80%। तो दिस 20% इज द मार्जिन। अब इन्फ्लेशन के केस में वी विल इंक्रीज दिस मार्जिन 20%। 100% की सिक्योरिटीज यदि कोई कमर्शियल बैंक रखता है गेट द लोन 75%। और डिफ्लेशन के केस में दिस वन इज 15%। 100% की सिक्योरिटीज लोन विल गेट 85%। सो इन दिस वे वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन अ मार्केट। सेकेंड वन इज rationing of credit. Time to time the central bank do the rationing of credit of commercial banks. यदि मार्केट में सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, इस सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक जो है कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लोन ऑफ ए पर्टिकुलर बैंक और कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लोन ऑफ ऑल बैंक्स और कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लोन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। तो इसमें से कोई भी सिचुएशन द सेंट्रल बैंक कैन चूज for controlling the purpose of money supply in the market. Next one is moral persuasion. Time to time, the central bank conduct the meetings with the commercial bank, and central bank pressurize the commercial banks not give the loans for a unproductive works, just give the loans for a productive works or priority sector like agriculture, industries, etc. Fourth one is direct action. यदि कोई बैंक कमर्शियल सेंट्रल बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता तो इस केस में द सेंट्रल बैंक कैन कैंसल दैट बैंक, ही कैन ट्रीटेड हिम एज ए डिफॉल्टर बैंक, ही कैन मर्ज दैट बैंक इन द अनदर बैंक। वो डायरेक्ट कोई भी एक्शन ले सकता है, उसकी डी फाइनेंसिंग बंद कर सकता है। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द क्वालिटेटिव टेक्निक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
First point is full employment. मॉनेटरी पॉलिसी का फर्स्ट सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है देयर शुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट. फुल एम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन इन विच द एवरी पर्सन हु इज विलिंग द वर्क और वांट टू वर्क get work. This is full employment. Full employment में there will be a need to increase the output. तो आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए द सेंट्रल बैंक विल यूज द पॉलिसी ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. तो आउटपुट को किस सिचुएशन में इंक्रीज करेगा? इस सिचुएशन में द सेंट्रल बैंक विल डिक्रीज द बैंक रेट या परचेजिंग द सिक्योरिटी या CRR को कम करना. तो इन तरीके से जो है द सेंट्रल बैंक जो है, जो मैंने अभी आपको ऊपर टेक्निक्स बताई हैं, उन कोई भी टेक्निक को यूज करके जो है it will increase the demand of the product in the market. डिमांड को इंक्रीज करने, डिमांड इंक्रीज करना और प्राइसेस को इंक्रीज करना. तो इस तरीके से जो है वो आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है और वी कैन अवेल द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड वन इज प्राइस स्टेबिलिटी. देखिए जितने भी हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको अवेल करने के लिए वी हैव टू यूज दीज टेक्निक्स. अब प्राइस को स्टेबल करना है, डिमांड को सप्लाई के इक्वल करना है. सिचुएशन क्या है? इन्फ्लेशन की है. इन्फ्लेशन में क्या करेगा? सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द बैंक रेट. बैंक रेट करने से डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे. इट विल बी इक्वल टू. थर्ड वन इज एक्सचेंज स्टेबिलिटी. व्हाट इज एक्सचेंज रेट? Exchange rate is that rate at which the currency of one country is converted into the currency of other countries. Like $1 is equal to ₹70. So for the exchange stability, we should balance the balance of payment. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए balance of payment क्या होता है. Balance of payment means import and export of goods and services of a country. This is known as balance of payment. For bringing the exchange stability, we have to stabilize the exchange rate. Fourth one is economic growth. Economic growth means to increase the sustainability of real per capita income. So there will be a need to increase the output. Output को increase करने के लिए there will be need of capital formation. For capital formation, to increase the saving and investment of public. In this way, we can achieve the objective of economic growth. Fifth point is reduction in inequality of income and distribution. In underdeveloped countries, the society is divided into two parts, richer and poorer. Richer are more richer, poorer are more poorer. So the central bank can use the cheaper monetary policies and provide the cheaper loan to the poor section so that he can reduce the inequality of income and distribution in the society. For more videos, you can like and subscribe my channel.